ठीक है, एनालॉगस आर्गुमेंट पढ़े थे, एनालॉजी पढ़े थे कि एनालॉजी क्या होती है। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का आवाज जा रहा है बहुत ज्यादा क्या? हाँ सर। दिक्कत हो रही है क्लास में कि चलेगा? मतलब सुनने लायक है या फिर इतनी दिक्कत हो रही है कि परेशानी हो रही है? चलने लायक है। देख लेते हैं फैलेसीज को, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन सब जो है, जो सब ये आता है, वो आप लोग बना रहे हैं क्या कि नए बना रहे हैं कोई लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न सब? अभी तो नहीं बना रहे हैं सर। चल रहा है जब तक ना, बनाते जाइए, क्योंकि फिर बीच में जहाँ दिक्कत होगा तो पूछिएगा भी तो कि सर क्या है कैसे है ना। ठीक। तो बनाते जाइएगा तो सही रहेगा। बहुत सारा मूड से क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज से आएगा। थोड़ा सा फैलेसीज देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग मूड की बात करेंगे। फैलेसीज तो बहुत लंबा है, पहले मूड ही पढ़ा दिया जाए। हमको अपना ही आवाज सुनाई नहीं पड़ता इन लोगों के ढकर ढुकर में। हाँ सर, ज्यादा आवाज हो रहा है, खट 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 करेंगे। पोजीशन तो हमको लगता है इतना दिन हो गया पढ़ाए, भूल गए होंगे। याद है किसी को? ए स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट, ओ स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। थोड़ा थोड़ा याद है। कॉपी में जहाँ पे कहीं भी लिखवाए तो। कॉपी में जहाँ पे हाँ लिखवाए वो वाला पोर्शन निकालिए, एक बार उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और निधि कहाँ है वो? मतलब लॉजिकल रीजनिंग का काफी क्लास छूट गया है उसका। फिर टॉपिक हो जाएगा हवा ऐसे। कॉल करते हैं। आज तो इससे आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे, बॉयज हो या गर्ल्स, ठीक है। हम लोग में भी 3 पीस सूट होता है, कोट पैंट और बंडी, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है, इसको हम लोग तीनों एक जैसा होता है। आप लोग का भी वैसा ही हमको लगता है जरूर कुछ होता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो फिर ये चीज क्या है कि जैसे इस चीज को याद रखना ना, 3 पीस सूट, तो ऐसे ही याद रखिए कि कोई आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक क्या होता है, 3 पीस सूट होता है, ठीक है। 3 चीजें होती है उसमें जिसमें कि दो क्या होता है, प्रेमाइसेस होता है और एक कंक्लूजन होता है। दो प्रेमाइस एंड वन कंक्लूजन। अब देखिए, 2 प्रेमाइस है और एक कंक्लूजन है। तो इसमें क्या है, प्रेमाइस जिसके आधार पे कोई चीज है, ठीक है, और कंक्लूजन जो जिसपे निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं, जो फिनिशिंग टच देता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई आदमी है, ठीक है। ठीक है, समझ लीजिए कि पैरानॉइड आदमी है, चेहरा देख के तो वैसा ही लग रहा है। अब ये जो बंडी कोई पहना है, ठीक है, जो वेटर टाइप लगता है देखने से खाली, ठीक है, और ये बंडी है और पैंट है। ये दो चीज का क्या है, दो चीज है कवर करने के लिए बॉडी को, ठीक है। अब इसके ऊपर जब वो कोट पहन लेता है, तो कोट क्या है, वो फाइनल टच है, फिनिशिंग टच है कि वो ऑनर ऐड कर देता है थोड़ा ऊपर से, है ना। तो वो ये चीज है ऑनर ऐड करने के लिए। जब उतना ऑनरेबल, उतना फॉर्मल नहीं लगना होता है, जैसा कि देखे होंगे कि आप पार्टी वगैरह में होता है, मतलब हम लोग तो इंडियंस लोग पार्टी में भी ऊपर से सूट कोट पहन लेते हैं। बट जब थोड़ा सेमी फॉर्मल होता है, जैसे खाने का जब वक्त होता है ना, तो उस टाइम पे आप लोग देखे होंगे कि कोट जो है रख दिया जाता है, और बंडी और शर्ट में जो है लोग वैसे खाने का वक्त हो, डांस का वक्त हो, ये सब सब टाइम पे तो वो होता है। हमारे इंडिया में क्या है, कोट ही पहन के खाते हैं, कोट ही पहन के नाचते भी है, ठीक है। शादी में भी कोट ही पहन के बैठे रहते हैं। कोट मेनली जो है ना वो खड़े रह के पहनने के लिए होता है, एक फॉर्मल, एक वो टाइप में। तो क्या है कि कंक्लूजन और निष्कर्ष जो है ये दो चीजों पे टिका होता है, प्रेमाइस पे। तो दो जो तन ढकने वाला जो कपड़ा है, वेस्ट कोट हो गया और नीचे पैंट हो गया,
और ऊपर जो है आपका कंक्लूजन जो है, जो फाइनलाइज टच है। अब एक बात बताओ कि आदमी नीचे पैंट ही ना पहने, अंदर बंडी शर्ट पहने ही नहीं, और ऊपर से जो है कोट पहन ले, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये फालतू बात है। लेकिन केवल दो प्रेमाइसेस रहे, एक कंक्लूजन ना रहे। हम क्यों इसका एग्जांपल दिए थ्री पीस सूट का? केवल दो प्रेमाइसेस रहे और कंक्लूजन ना रहे, तो क्या होगा कि कंक्लूजन ऊपर से डाला जा सकता है। लेकिन केवल कंक्लूजन रहे, प्रेमाइसेस ही ना रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मूड के जो है ना, नाम भी है, ठीक है? चार मूड है, चारों के नाम है। एक का नाम है बारबरा, दूसरा का नाम है सेलरेंट, तीसरा का नाम है डेरी, और चौथा चौथा का नाम है फेरियो। ये सब भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग चीज है मूड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है मूड। ऐसे होता है ना, आदमी कभी कभी मूड में आ जाता है तो उसका अलग ही पर्सनालिटी निकल करके सामने आता है कि भाई ये तो मतलब एकदम गजब है, पूरा एकदम। वही जो है आज हम लोग पढ़ेंगे मूड की रीजनिंग में। मूड क्या होता है? मूड का मतलब ऐसे क्या समझते हैं हम लोग? मूड का मतलब ऐसे हम लोग समझते हैं कि इमोशन, इमोशनल स्टेट का जो है, और फिर हैप्पीनेस का, ये सब सबका एक ऑप्टिमम टाइम आ जाता है कि जब बहुत बढ़िया फील होने लगता है, बहुत सही फील होने लगता है, आदमी एकदम हैप्पीनेस जॉय वाले जोन में चला जाता है उस टाइम पे। तो उसी को हम लोग कहते हैं मूड। एकदम खुश हो जाता है, और वो खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि वो रेडियंट हो जाती है एकदम, वो एकदम मस्ती करने लगता है, दूसरों को भी एकदम खुश करने लगता है। चार टाइप के हम लोग के पास जो है प्रपोजिशंस थे। ए प्रपोजिशन, ई प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन, ओ प्रपोजिशन। कॉपी आप लोग खोल के सामने निकाल लीजिए, जहां जहां पे पढ़ाए हैं एक एक बार उसको देख लीजिए, और फिर हमको बताइए कि ए प्रपोजिशन, ई प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन और ओ प्रपोजिशन, ये चार जो प्रपोजिशन है, ये चारों के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ए वाले में सर, जब सभी का बात होता है ना, वहाँ पे ए वाले का यूज होता है। ओके, ठीक है। और और जो कोई छात्र का या किसी जो कोई वर्ड आ जाता है तो उसमें ई का यूज होता है। तो किसका यूज होता है? ई वाले का। अच्छा, और चलिए छोड़िए, तब आगे समझिएगा फिर। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। चलिए, आई, ए, ई, आई, और इसका क्या है एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। चार ये चीज है। ये वाला जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ठीक है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये वाला क्या है? ई वाला यूनिवर्सल निगेटिव है, ठीक है? ये वाला पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहिए या पार्टिकुलर पॉजिटिव कहिए। ये वाला पार्टिकुलर निगेटिव है, ठीक है? पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक विशेष का या फिर सम का, ठीक है? पर्टिकुलर किसी एक निश्चित वो चीज का, और यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी का, ठीक है?
मूड क्या है सर? मूड है सिस्टमैटिक वे टू क्लासिफाई साइलोजिज्म। साइलोजिज्म को क्लासिफाई मतलब क्या होता है? वर्गीकृत। करने का सिस्टमैटिक तरीका। तो मेन चीज आप क्या समझ रहे हैं इसमें से? क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मूड मुख्यतः क्या है? व्हाट इज मूड? मेनली एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक वर्गीकरण है। किसका है? साइलोजिज्म का। तो लिख लीजिए, मूड साइलोजिज्म को क्लासिफाई या ब्रैकेट में वर्गीकृत करने का सिस्टमैटिक तरीका है। बस, अर्थात ये एक वर्गीकरण पद्धति है। इसके बाद लिखिएगा, अर्थात ये एक वर्गीकरण पद्धति है। लिख लिए? जी सर। अब आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ मूड। मूड की विशेषताएं या मूड के गुण। फीचर्स ऑफ मूड, विशेषताएं। अब विशेषताएं में क्या है ना, पहली चीज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? ठीक है, तो हर एक मूड का क्या होता है कि अपना नियम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मूड है उनका खुद का नियम है कि जो जो नियम जिस मूड में लगेगा वो उसी मूड में लगेगा। अब मूड क्या है कि जैसे मूड का मतलब होता है चेंजेस। मूड किस चीज से रिलेटेड है? कि मूड ही आदमी है, मतलब चेंज हो रहा है उसका जो है ना वो चीज। तो वैसे ही लॉजिकल आर्गुमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे जैसे आर्गुमेंट लॉजिक चेंज होता है वैसे वैसे जो है उसको अलग अलग मूड दिया गया है कि ये लॉजिक का अलग अलग मूड है, अलग अलग रूप है। तो हर एक मूड का अपना नियम होता है, ठीक है। एक ये चीज है, बहुत छोटे छोटे में हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को देख करके समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है
ऐसे ही लिख लीजिए सीधा, मूड आर्ग्यूमेंट को डिस्क्राइब करता है, सही है, साइलोजिज्म को डिस्क्राइब करता है, साइलोजिज्म को डिस्क्राइब करता है। हमको नहीं पता है कितना अजीब सा वर्ड क्यों लिखा है, और साइलोजिज्म और ये वो, जब लॉजिक है, रीजनिंग है, लॉजिकल आर्गुमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये सब है, तो साइलोजिज्म वर्ड क्यों यूज करता है, ये हमको भी नहीं समझ में आया कि टेढ़े वर्ड का क्यों प्रचलन है। यही सबको कहते हैं ज्ञान का पाखंड। ठीक है, शब्द ऐसा बना दो कि आदमी को लेके बाप रे बहुत ज्ञानी आदमी है, क्या बोला है, तुम कभी सुने भी नहीं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान का पाखंड करने का तरीका है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। ज्ञान तो तब होगा ना जब आप चीजों को एकदम बहुत बेहतरी से समझेंगे। एक टेढ़े से शब्द का अर्थ जान लिया और कहने लगे खुद को ज्ञानी। साइलोजिज्म को, अब साइलोजिज्म बोलते हैं तो हम लोग भी साइलोजिज्म यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जो है सीधा सीधा क्या कहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मूड क्या करता है, लॉजिकल रीजनिंग को डिस्क्राइब करता है। आप लोग भी साइलोजिज्म इक्वल टू लॉजिकल रीजनिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइलोजिज्म इक्वल टू रीजनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, साइलोजिज्म यानी रीजनिंग को वर्गीकृत करने का तरीका है, कितने टाइप्स ऑफ, बस सिंपल सा वही बात है। अब साइलोजिज्म जो शब्द है, इसका थोड़ा सा हम लोग अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो साइलोजिज्म जो है ये क्यों रीजनिंग की जगह पे यूज हुआ। अब ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड कुछ आता है साइलोजिस्मोस, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। कहीं पे साइड में लिख लीजिए, मार्जिन में या बगल में, ठीक है, ये पॉइंट्स के बीच में नहीं लिखेगा अभी जो लिखा रहे हैं। इसको हम पिंक कलर से लिख देते हैं। एक ग्रीक वर्ड है साइलोजिस्मोस। ठीक है, साइलोजिस्मोस जो है जिसका अर्थ क्या है, इन्फेरेंस या डिडक्शन। तो इसी से जो है इन्होंने बना दिया साइलोजिज्म। अब बनाया तो उस टाइम तो इसका मतलब क्या हो गया, साइलोजिस्मोस, इसका मतलब ये हो गया कि रीजन या कैलकुलेट करना। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रीजनिंग को जो है इन्होंने बना दिया लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए साइलोजिज्म। तो अब हम हिंदी भाषियों या नॉन इंग्लिश वालों का दर्द तो समझते नहीं है लोग, कभी ग्रीक से उठा लेंगे, कभी लैटिन से उठा लेंगे और उसको इंग्लिश में वर्ड बना देंगे। भाई हर एक आदमी अरिस्टोटल और प्लेटो थोड़ी ना है ग्रीक लैटिन पढ़ा हुआ। तो इंडियन राइटर्स को एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए था कि इसको इंग्लिश हम लोग वर्जन बना लें, समझ ले। चलो तो इतना सही है, साइलोजिज्म और साइलोजिस्मोस, इन्फेरेंस और डिडक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, ये लोग नए मानने वाला है, तोड़ तोड़ के बना रहा है फिर से। जब मकान मालिक नए होने का यही फायदा होता है, मिस्त्री लोग को पूरा लंबा खींचता है काम। कॉम्प्रिहेंसिव सर ऊपर डिस्क्रिप्शन। खींचिएगा तो थोड़ा सा, बस हो गया। ठीक है, साइलोजिज्म को डिस्क्राइब करता है, जो मूड होता है ना, ये चीज होता है। अब एक एक सेंटेंस कहीं पे और फीचर्स ऑफ मूड पहले लिखाई देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स। तीसरा चीज क्या है, क्या हर फीचर क्या होता है इसका, ये हर एक मूड का, कि हर एक मूड जो है ना लॉजिकल रीजनिंग को बताता है कि ये किस प्रकार का लॉजिकल रीजनिंग है। तीसरा चीज है नंबर ऑफ टर्म्स, हर एक मूड ये बताता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने सेंटेंसेस होंगे उसमें। ठीक है, यानी कि प्रेमाइसेस कितने होंगे। तो यूजुअली क्या होते हैं,
3 टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। तो क्या होता है कि कहा जाता है कि जिसमें मेजर टर्म हो वो पहले लिस्टेड होना चाहिए। ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात है। क्या होते हैं? मेजर टर्म होता है, और क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, और माइनर टर्म होता है। ठीक है। इसके बाद हर एक टर्म का क्या होता है? क्वालिटी अपना अलग होता है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। हर एक टाइप का जो मूड होता है उसकी सर्टेन क्वालिटी होती है और सर्टेन क्वांटिटी होती है। क्वालिटी में क्या चीज होगी? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? या तो यूनिवर्सल होगा या तो पार्टिकुलर होगा। क्वांटिटी में सब पे लगेगा, नहीं तो किसी किसी पे लगेगा। दो चीज है। उसके बाद हर एक मूड में एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेमाइसेस। जो प्रेमाइसेस हैं, जो आधार वाक्य है, उनका एक ऑर्डर होगा, उनका क्या होगा? एक क्रम होगा जब भी होगा। ठीक है। तो वो क्रम जो है निर्धारित होता है। तो हर एक मूड में क्या होता है? क्रम निर्धारित होता है। तो ये 5 लिखे, 2 और लिखना है। अब मूड क्या है? यूनिवर्सल जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। इसमें लिख लीजिए यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट में, दुनिया के सभी जगहों पर मूड सेम होता है। दुनिया के सभी जगहों पर मूड सेम होता है। यानी कि क्या है? ये जो लॉजिकल रीजनिंग का मूड है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ और लॉजिकल रीजनिंग का मूड बन गया उधर। क्योंकि लॉजिक और रीजन एक ऐसा लैंग्वेज है, मैथमेटिक एक ऐसा लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। इक्वेशन जो होते हैं, इक्वेशन का वही अर्थ होगा। आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी दुनिया के किसी पार्ट में, इक्वेशन का वही अर्थ होगा लॉजिकल प्रेमाइसेस का। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जो लैंग्वेज बैरियर को पार कर देता है ना। आपको कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स में इतने वर्स हो गए, मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए कि आपको अल्फाबेटिकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, उसको आपस में बात करने के लिए अल्फाबेटिकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना आपका डेटा, जितना कॉपी किताब है, उसमें जितना सेंटेंस लिखा हुआ है, सबको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके, इक्वेशन में कन्वर्ट करके दूसरे मशीन को ट्रांसमिट करता है। दूसरा मशीन उसको समझता है और फिर आपको जो है टेक्स्ट या लेटर या अल्फाबेट के फॉर्म में दिखाता है। तो जिस दिन हम इंसान मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के पीक पे आ जाएंगे अपने मैथमेटिक्स के, तो क्या हो जाएगा कि भाषाओं का बैरियर पूरी दुनिया में मिट जाएगा। और इससे क्या होगा? मशीन और इंसानों के बीच का बैरियर भी मिट जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उतना ज्यादा मैथमेटिकल और लॉजिकल एफिशिएंसी हम लोग इंसान अपने अंदर ला पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि अगले 2000-3000 साल तक में भी ये चीज संभव होगा इंसानी दिमाग से। हाँ, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी मैथमेटिक्स के साइड झुकने वाले लोगों की। तो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, ये चीज समझे आप लोग कि पूरी दुनिया में मूड सेम ही होते हैं। तो जब पूरी दुनिया में मूड सेम ही होंगे तो कंपैरिजन किया जा सकेगा, एनालिसिस किया जा सकेगा। अगर अलग अलग होते तो कंपेयर करने में दिक्कत हो जाती। 7 नंबर देखते हैं, पॉइंट क्या है? टोटल मूड्स। प्रीमाइसेस जो रहेगा उसी के आधार पे ना मूड को देखेंगे। हाँ, प्रीमाइसेस के आधार पे ही देखेंगे कि प्रीमाइसेस कैसा है। उसके उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेगा। ठीक है। 2 प्रीमाइसेस है, एक कंक्लूजन है। तो मान लीजिए कि ये ऑल, पहले प्रीमाइस में ऑल की बात होती है। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात होती है। दूसरे वाले प्रेमाइस में भी, माइनर प्रेमाइस में भी क्या होती है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात आती है, ऑल की बात आती है। और कंक्लूजन में भी ऑल की बात आती है। तो तीनों में क्या हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। समझे?
हाँ तो तीनों में पॉजिटिव 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 क्वालिटी हो गई और यूनिवर्सल 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 क्वालिटी हो गई। तो ये क्या बना, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के सर्टेन स्थिति के कॉम्बिनेशन को एक योग कहा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि प्रेमाइसेस के एक सर्टेन कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया है और उसको, उस नाम को मूड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि हाँ, वीनस रेट्रोग्रेड किया है अभी, क्या बोलते हैं, एरीज मून में। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड कर रहा है एरीज में, तो एरीज राशि में वीनस रेट्रोग्रेड कर रहा है, तो हम लोग को क्या लग रहा है देख करके कि जो है उसको एक योग कहते हैं, इसको कहते हैं वीनस रेट्रोग्रेड इन एरीज, ये चीज कहा जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी में अभी ये चीज चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि प्लेनेट का मूवमेंट है, तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि हर चीज जो है, मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, सर्टेन कॉम्बिनेशन, उसको जैसे थ्री पीस हम लोग बोले थे। ठीक है, अब इस पे शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे किससे, थ्री पीस सूट से। तो इसको फैशन से रिलेट कीजिए। कपड़ा है, ठीक है, तीन कपड़ा है आपके पास और तीनों को आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हम भी मतलब अच्छे कपड़े और बढ़िया कपड़े पहनने के शौकीन व्यक्ति हमेशा से रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमको वो शौक अपना छोड़ना पड़ा है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट रही है। सारे पैसा जो है खर्च हो रहा है किताबों पे और पढ़ाई पे, कोर्सेज पे, ऐसे वैसे यहाँ वहाँ जाने में। तो जो है ना, पूरा का पूरा कपड़ा एकदम एकदम वो चीज में रैग्स में आ गए थे। पर यूजुअली मेरा ऐसा शौक नहीं है कि वो सिचुएशन थोड़ा सा भी हैंडल होता है तो फिर हम सही हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, मान लीजिए एक लड़का है, वो क्या कर रहा है कि वो देखता है कि कपड़े ज्यादा नहीं होने चाहिए, कपड़े कम होने चाहिए, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि किसी को भी किसी के साथ कंबाइन कर दो तो अच्छा लगे। तो वो क्या करता है, एक पोलो टी शर्ट खरीदता है। पोलो टी शर्ट आप लोग समझते हो, कॉलर वाला टी शर्ट होता है ना, प्लेन टी शर्ट। एक पोलो टी शर्ट खरीदा, ठीक है, एक प्लीटेड पैंट खरीद लिया, ठीक है, ट्राउजर खरीद लिया, दो चीज हो गई। उसके बाद जो है एक शॉर्ट्स खरीद लिया बढ़िया सा बेज कलर का। ठीक है? अब इसके साथ क्या होता है, तो ये तीन ड्रेसेस हो गए। अब ये तीनों को मतलब मान लीजिए कंबाइन करेगा, तो पोलो को आयरन कर लिया और प्लेट्स वाले इस पे पहन लिया, शूज पहन लिया, तो फॉर्मल टाइप का लुक हो गया, सेमी फॉर्मल समर्स के लिए, ऐसे में ऑफिस जा सकता है, फॉर्मल जगहों पे जा सकता है। उसके बाद घर आया, ठीक है, तो घर आया, अब चूंकि ऑफिस में बहुत सारे लोगों से जान पहचान है, हायर पोस्ट पे जो लोग रहते हैं उनके साथ उठना बैठना, इंटरव्यू, ये सब सब होते रहता है। तो आप गंजी और पैंट पहन के ऐसे मोहल्ला में घूम भी नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। कुछ भी पहन के कहीं चल जाइएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा अपना थोड़ा। तो फिर आप क्या करेंगे, अपर जो है अपना ऐसे पोलो बरकरार रखेंगे, नीचे ये शॉर्ट्स लगा लेंगे, बस। तो थोड़ा सा रेपुटेड रेपुटेड लुक भी हो गया और कंफर्ट भी हो गया। तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन हुआ। घर गया तो क्या हुआ, सिर्फ पैंट है ऊपर गंजी है, ठीक है। उसके बाद घूमने के लिए गया तो क्या हुआ, नीचे सिर्फ ट्राउजर है ऊपर गंजी है। तो इस तरीके की चीजें में क्या हुआ, दो ही तीन चीज में बहुत सारे ड्रेसेस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वैसे बहुत, ये दो प्रेमाइसेस और एक कंक्लूजन में, और जब हर एक का क्वालिटी दो है, क्वांटिटी दो है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो तीन चीजें हो रही है। इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, दिखाते हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, दो प्रेमाइसेस हो गए और एक कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि इस साइड जो है ना, इसका दो टाइप है, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, और फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, चार टाइप है इधर। अब इसमें से अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप लोग प्लस टू में जिनका मैथ रहा होगा वो लोग पढ़े होंगे, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े वो टेंथ या नाइन्थ में भी पढ़े होंगे। कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताइए। ये तीनों क्या है, एक दो तीन, प्रेमाइस वन, प्रेमाइस टू और कंक्लूजन, P1, P2 और कंक्लूजन। अब देखिए इसको जोड़ते, देखिए कितना तरह का संबंध बनते जाएगा। P1 ये हो गया, ठीक है,
P1 ये भी हो सकता है, P1 ये भी हो सकता है, P1 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो P1 की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई संभावना होने की? 4। 4 तरीके से हो सकता है। P2 कितना हो सकता है? 1, 2, सर 3, वो यूएन 4। वाला कैसे होगा? क्या हुआ? वो सेकंड नंबर पे जो है ना यूएन, वो कैसे होगा? यूनिवर्सल निगेटिव, नन, कोई भी नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब सभी, और यूनिवर्सल निगेटिव मतलब कोई भी नहीं। ठीक हाँ है, सर, अब आगे सर। ये हो गया। तो P2 कितने रूप ले सकता है? 4 ले सकता है। सी कंक्लूजन कितने रूप ले सकता है? 4, 4, 4। तो ये जो है 4 ले सकता है, ये 4 ले सकता है, तो ये क्या हो गया? 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौके 64। 64 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो क्या सर 64 पॉसिबिलिटीज को पढ़ाइएगा? नहीं, 5 गो 6 गो पॉसिबिलिटीज को पढ़ा करके समझा दिया जाता है। 64 पॉसिबिलिटीज को मतलब आप समझ जाएं कि ये पॉसिबिलिटीज काम कैसे करती है। ठीक है, क्लियर? जी सर। तो ये जो 64 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो टोटल यानी कि इसको लिख भी सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64। तो ये जो 64 पॉसिबिलिटी है, यही तीन 3 आर्ग्यूमेंट में, यानी कि दो, जिसमें 2 प्रेमाइसेस हो और एक कंक्लूजन हो, और 4 पॉसिबिलिटीज में 64 जो है मूड्स बन सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि हम कम कर दिया, ज्यादा कर दिया आर्ग्यूमेंट की संख्या, ठीक है, तो जैसे इंडियन लॉजिक जो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कि 3 का सिस्टम है। ठीक है, इंडियन लॉजिक में 5 है। ठीक है, यहाँ जो है, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऊपर दे देते हैं, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, दो चीजें हो गई। और इधर क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो 3 आर्ग्यूमेंट है, 3 और 5 जो इधर हो गया, तो इसमें क्या हो जाए? 3 और 4। तो इस तरीके से जो हम लोग देखें कि 64 पॉसिबिलिटीज बनी। इंडियन लॉजिक में आप जाइएगा तो आर्ग्यूमेंट की जगह 5 रहता है, और क्वालिटी और क्वांटिटी की जगह भी शायद 7, या कुछ सर्टेन याद नहीं है, इधर भी कुछ है ज्यादा। तो मान लीजिए कि एटलीस्ट तो 4 तो होगा ही, कम से कम, अभी ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 4 होगा, और इधर 5 है। तो फिर क्या है कि 4 कितना बार रिपीट होगा? यहाँ 3 बार रिपीट हुआ, वहां 4 कितना बार रिपीट होगा? 5, 4 टू द पावर 5। तो उतने ज्यादा मूड्स उसमें बनने की संभावना है। तो जिस जिस लॉजिक में जितना ज्यादा जो है ना डिटेल है, वो लॉजिक उतना स्ट्रांग होगा। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को जान के हैरत लगेगा कि जिस वेस्टर्न लॉजिक को, लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक टेम्पर, इन सब चीजों के लिए हम लोग कहते हैं कि वो बढ़िया है, और ईस्ट में जो है खाली ढकोसला है। ठीक है, नॉलेज का सिस्टम ने खाली बिलीफ की बात है, ये वो बात है, ये सब जो है ना फालतू बात है। जब इंडियन लॉजिक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंडियन लॉजिक इतना टाइट है कि उससे थोड़ा भी एस्केप नहीं कर सकता कुछ भी। इसीलिए इंडियन लॉजिक में फैलेसीज की बात नहीं होती है। ठीक है, सारे पॉल जो है ना इतना घेर के इतना टाइट करके रखा गया है कि जो है ना कि फैलेसीज, मतलब लॉजिक अगर फेल किया तो उसको फैलेसीज कहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं लगेगा इंडियन लॉजिक के हिसाब से देख कर के कोई चीज लॉजिकल लग रही है, पर वो लॉजिकल है नहीं। ठीक है, इंडियन लॉजिक के हिसाब से ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वेस्टर्न लॉजिक के हिसाब से बहुत कुछ लगेगा, क्योंकि ये कच्चा है। तो वही है कि इंडियन लॉजिक, इंडियन साइंटिफिक मेथड और दर्शन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा टाइट और तगड़ा है। दिक्कत ये है कि भारत के इतिहास के कालखंड पे नॉलेज सिस्टम इंडिया के डिसरप्ट हो गए, खत्म हो गए, और उसकी जगह जो है ना भक्ति ने ले ली। जब इंसान निराश हो जाता है, हार जाता है जीवन में, उसको लगता है कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो क्या करने लगता है कि कर्म और ज्ञान का रास्ता छोड़ करके वो भक्ति का रास्ता अपना लेता है ना। ज्ञान को भी छोड़ देता है, ठीक है सब ज्ञान हो गया, सब जान भी गए, लेकिन कर तो कुछ पाएंगे नहीं। कर्म भी जो है करने का हमको वो नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रहा, तो अब चलो भगवान को भजते हैं। तो ये लाचारी के काल में जैसे हम लोग पढ़े थे पहले कि वैज्ञानिक इतिहास कि हम लोग का जो सामाजिक इतिहास होता है वो कैसे वैज्ञानिक टेम्परामेंट को चेंज करता है। तो इसके इसके कारण से भारत जो एक ऐसी जगह थी जो नॉलेज सिस्टम था, जहाँ आयुर्वेद का उदय हुआ, योग का उदय हुआ,
मतलब क्या क्या चीजें नहीं हुई, बहुत सारी पद्धतियां हुई, सर्जरी हुआ। तो एक टाइम पे देखिए तो सब कुछ जो है ना एकदम फलीभूत हो रहा था, नई नई चीजें हो रही थी। और उसके बाद आप हिस्ट्री में देखिए तो कुछ नहीं होने लगा, केवल जो है ना भगवान बसते थे लोग, लोग आते थे तलवार से मार देते थे, सारा कुछ लूट के चले आते थे, और फिर ये लोग भगवान ही बसते रह जाते थे कि क्या कर सकते हैं, किस्मत होता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के कारण क्या है, भारत गुलाम बना। ऐसे लोग आज भी अपनी जिंदगी में गुलाम है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा 64 मूड्स है। 64 मूड्स जब होते हैं तो इन सारे मूड्स को जो है कैसे हम लोग देखोगे, कैसे हम लोग समझोगे। अब आइए प्रॉपर्टीज हम लोग देख समझ लिया, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। मूड के कुछ उदाहरण। मूड का मतलब आप लोग समझिए कॉम्बिनेशन, सरल भाषा में। मूड के कुछ उदाहरण। अब मूड क्या है, एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं सरलता से। मूड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप लोग पूछते हैं ना कि सर कौन सा बुक बढ़िया होगा, कौन सा यूजीसी नेट के लिए किसका बुक अच्छा है, किसका गाइड अच्छा है। हिंदी में अगर छोड़ दें बात, तो इंग्लिश में जितना भी है हम सबका गाइड और सबका वो चीज देखें। कोई भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करता है। ठीक है। अगर आप गाइड लिखे हो, अगर आप बुक लिखे हो, तो उसका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, ये कि अगले को समझ में आ जाए अच्छे से। पहले समझ में आएगा अच्छे से, है ना। पहले आप उसको डिमिस्टिफाई करोगे, पहले आप उसको सरल करोगे, तब तो फिर आगे का काम बनेगा। लेकिन ये लोग का काम क्या है कि 10 जगह से उठाना है, कॉपी करना है, उसको छाप देना है, 5 गो क्वेश्चन साथ वो लगा देना है। मतलब दिमाग से काम करना है, दिल लगाना ही नहीं है काम में। तो कैसे आप लोग को, इसीलिए हमको बुक रिकमेंड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा हमसे लोग यही सवाल पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़े और कौन सा गाइड पढ़े। भैया है ही नहीं मार्केट में, तुम पढ़ोगे क्या। जैसे मूड है ना, मूड बराबर कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये कहीं हमको देखने के लिए नहीं मिला। कितनी सरल सी सीधी सी बात है, पर ये भी ये लोग नहीं लिखते हैं। तो लोग फंसेगा ही। मूड होता है भाई, साइलोजिज्म होता है। आपस में बात कर रहे हैं, हम देखे तो मतलब कुछ बच्चों को देखे थे, उनको पता नहीं था कि हम नेट का क्लास लेते हैं या फिर तैयारी की है। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे सर रेलवे स्टेशन पे। तो वो लोग बात कर रहा था ना, मतलब मूड होता है, साइलोजिज्म होता है। ठीक है, आसान थोड़े होता है। आप सुन के केवल सोच रहे थे आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना भारी भारी नाम दे दिया है तो आसान लगेगा तुमको कहाँ से। कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट पहला देखते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ उदाहरण है, याद रखिएगा 64 प्रकार के मूड है, सभी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण है यहाँ पे। जैसे पहला में टॉपिक में दे दीजिए मूड ट्रिपल ए। इसका उदाहरण देखते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, जिनको लिखना है लिख लीजिए, सभी मनुष्य मरणशील है। ऑल मेन आर मॉर्टल। हिंदी में तो लिख ही लीजिए, इंग्लिश में तो लिख ही लीजिए, साथ में नीचे हिंदी में भी लिख लीजिए। ठीक है, एरो यहाँ पे देते हैं, एरो की जगह पे आप लोग उसको हिंदी में लिख लीजिए। ऑल मेन आर मॉर्टल, ये कैसा है, यूनिवर्सल है क्योंकि ऑल लगा हुआ है। और क्या है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, यूए हो गया। यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो या यूनिवर्सल पॉजिटिव हो, एक ही बात है। अब इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, ऑल ह्यूमन आर मेन। ठीक है, P1 ये था, P2 ये रहा, और ये रहा कंक्लूजन। Therefore all humans are, therefore all humans are mortal। यहाँ पे क्या हो गया कि हर पुरुष मरणशील है या हर व्यक्ति मरणशील है। ठीक है, हर मनुष्य हर व्यक्ति मरणशील है। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, ऑल ह्यूमंस आर मेन। ठीक है, हर व्यक्ति मनुष्य है, तो क्या हो गया, हर व्यक्ति मरणशील है। इस तरीके से करके भाई कभी लोग तबाही बंद करेगा अपना।
मूड ई, यहाँ पे क्या हो गया आपको, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तीनों में क्या है, अफर्मेटिव अफर्मेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये हो गया मूड ए, ये कहला गया मूड ट्रिपल ए, ठीक है। जैसे ट्रिपल ए बैटरी होती है पतली वाली रिमोट में लगती है, तो उसी तरीके से ये मूड ट्रिपल ए हो गया। अब मूड ई ए, देखिए ये क्या होता है, ई ए, सर क्या हुआ, मूड ट्रिपल ए समझ में नहीं आया। ऑल मेन आर मोर्टल, देखिए ठीक है, ऑल ह्यूमन आर मेन, ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल, सब मेन की जगह पुरुष अगर रख लीजिए यहाँ पे, नहीं इसको व्यक्ति रख लीजिए, क्योंकि फिर इसके फैक्चुअली वे में गलत लग जाएगा, यही ना हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है, सभी व्यक्ति मरणशील है, और ह्यूमंस की जगह पे मनुष्य रख लीजिए, ठीक है, सभी व्यक्ति मरणशील है और सभी मनुष्य व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति मरणशील हैं और सभी मनुष्य क्या है, व्यक्ति है। यहाँ पे क्या है, इफ ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा, यही लॉजिक का यूज हुआ है। तो इसीलिए जो है देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब ये क्या था, पॉजिटिव क्वालिटी, अफर्मेटिव था, ऑल की बात अफर्मेटिव, और कंक्लूजन भी क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो तीनों बार ए, तो ये हो गया ट्रिपल ए। अभी समझे या फिर एक बार और समझाते हैं अगर नहीं समझे तो, सर एक बार और समझाइए। ठीक है, देखिए ट्रिपल ए, मूड ट्रिपल ए, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी व्यक्ति मरणशील हैं, सभी व्यक्ति मरणशील हैं। मॉर्टल के लिए कितना मुश्किल से वर्ड खोज के निकला होगा, मरणशील, जिसका व्यवहार मरने लायक हो। दूसरे तरीके से देखे तो इसको सुसाइडल भी समझा जाए अगर वर्ड का एनालिसिस करें तो, लेकिन चलिए, मरणशील का अर्थ होता है मरने योग्य, ठीक है। तो सभी व्यक्ति मरणशील है, और उसके बाद क्या है, सभी मनुष्य व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया, सभी व्यक्ति मरणशील हैं और सभी मनुष्य व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति क्या है, मरणशील है, अगर इसको आप मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई, तो एक्स बराबर वाई का रिलेशन मिला, ठीक है। व्यक्ति क्या है, वाई है, और मनुष्य क्या है, जेड है। मनुष्य को जेड मान लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये तीन टर्म है, यहाँ जेड बराबर भी वाई हो गया, तो क्या एक्स बराबर जेड नहीं होगा, एक्स बराबर वाई भी है और जेड बराबर वाई भी है, तो एक्स बराबर जेड भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ह्यूमंस क्या है, जेड है, मॉर्टल क्या है, वाई है, तो क्या हो गया यहाँ पे, जेड बराबर वाई। अब समझे क्या, अभी भी नहीं? नहीं सर समझ गई। अगर कोई नहीं समझे तो पूछिए, फिर से बताएंगे, कोई उसमें संकोच वाला बात नहीं है। रीजनिंग लॉजिकल टेढ़ा चीज होता ही है, खासकर जो लोग इमोशनल है उनके लिए तो और ज्यादा टेढ़ा होगा ही। उनको लगता होगा कि स्किप कर देते हैं, क्या होगा, दो क्वेश्चन नहीं है बनेगा तो। मैथ में हमको ऐसा ही लगता था, क्या होगा, एगो सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे, क्लास से तो पास हो ही जाएगा ना। स्कूल में सब दिन वही किए थे, 10th में आकर कितना परेशानी हुआ ना, किसी तरह पास किए थे हम बस। अब दिक्कत ये था कि चोरी भी नहीं कर सकते थे, चोरी करते तो पास भी हो जाते, और मैथ में इतना भी अकल नहीं था कि चोरी करके भी सवाल बना पाए, मतलब फैक्टराइजेशन तक नहीं आता था उस वक्त हम, 10th तक में। 5वीं 6ठी क्लास का मैथ नहीं आता था, 10th तक पहुंच गए थे। कारण ये था अंग्रेजी माध्यम से चलेगा हिंदी माध्यम में, अब हिंदी मीडियम में सब चीज तो समझ में आ जाए,
या उसका पैरेलल इंग्लिश मीडियम में वही चैप्टर को हम पढ़ लेते थे इंग्लिश मीडियम की किताब से उस क्लास का, समझ में आता था। लेकिन मैथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इतना ज्यादा अंतर है, इतना ज्यादा डिफरेंट है कि ना तो कोई टीचर पढ़ा पा रहा है और नहीं कोई जो भी स्कूल में है हिंदी मीडियम के टीचर उनको इंग्लिश मीडियम का बुक समझे में नहीं आ रहा है। जो घर में आदमी जो ट्यूटर है पढ़ाने उसको भी कुछ नहीं पता चल रहा है, ट्यूटर को भी कोशिश किया गया नहीं, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो इस चक्कर में मेरा मैथ जो है पूरा, जब से हम स्कूल चेंज करके हिंदी मीडियम में आए 6 क्लास में, तब से पूरा का पूरा मैथ मेरा हवा हो गया था। और अंतिम में जा करके हमको जब 10th पास किया ना तो हमको एकदम, तो गंगा में नहीं कहता डुबकी लगाता आदमी, हमको अपना पाप धुल गए। उस दिन हम कसम खाए कि चाहे स्कूल कॉलेज जितना हिंदी मीडियम पढ़ा ले हम वापस अपने इंग्लिश मीडियम में जाके रहेंगे। मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। एडजस्ट होने में 3 से 4 साल हमको लग गया था कि वो चीज है। अब बचपन से आप जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, आज भी मेरा थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। मतलब हम मन की बातों को उतने अच्छे से हिंदी में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और व्यक्त अगर कर पाते हैं तो वो बिखर जाता है इधर उधर। लेकिन इंग्लिश में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट जो मन में है वैसा एकदम बोल पाते हैं। इंग्लिश की पोएट्री या राइटिंग मेरी हिंदी से बेटर होती है। मतलब ये है कि अगर हमसे झगड़ा अवॉइड करना है टफ सिचुएशन में तो अंग्रेजी में बात कर लो, साफ सुथरा एकदम क्लियर कट एकदम हृदय से एकदम निकल के वो हो जाएगा। लेकिन अगला अंग्रेजी समझेगा ही नहीं, ये भी दिक्कत है। तो सर आपको हिंदी तो समझ में आती है ना तो पता क्या हुआ? नहीं कोई कुछ क्या बोल के निकल जाए आपको समझ में आए। नहीं हिंदी हमको समझ में आता है, हिंदी पे पकड़ भी मेरा अच्छा है, हिंदी भी अच्छा था सब दिन। पर भाव की भाषा ना अंग्रेजी हो गई मेरी, जो कि बचपन से ही वही रहा है ना। ICSE स्कूल्स में क्या होता है कि जैसे आप तनियों के बच्चे थे, ठीक है, अब आप जैसे ही स्कूल के कैंपस में घुसे, अगर आपको हिंदी बोले सुन लिया गया तो चाहे दाए हो, नौकर हो, पहरेदार हो, मतलब गार्ड हो या बस ड्राइवर हो, कोई भी हो ना, वो कंप्लेन कर देता है कि इस बच्चे को पकड़े गए। और सबको फ्रीडम होता है आपको जो है ना ताड़ने का। अगर आप इंग्लिश में एक हिंदी में एक वर्ड भी बात करते हुए, खेलते समय भी अगर आप हिंदी बोलते हुए सुने गए, ठीक है, मैदान में भी, तो भी जो है लात लग जाता है वहां पे। और लात लगता है तो तनी वनी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जो है ना एकदम ताड़न जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में पिटाई भी लगती है तो भरपूर लगती है। तो उस सिचुएशन में ना कि जहाँ पे आपके मुंह को बैन कर दिया गया हिंदी बोलने के लिए, आप तो आपको बोलना है तो इंग्लिश में ही बोलना है। अब आपको कोई बच्चा मारा, ठीक है, और आप गए जो है, छोटे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आता है, कोई बच्चा आपको मार दिया, ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं पता है, टीचर के पास जा रहे हो, टीचर क्या कहता है कि आप टीचर को हिंदी में बताने की कोशिश, रो भी रहे हो तो भी हिंदी में बताने, टीचर हिंदी में सुनेगा ही नहीं, वो बोले एकदम बैन है। अगर आप हिंदी में बोले तो उल्टा आप ही को लात पड़ेगा बिना सुने। तो क्या करता है, क्या करेगा, ऐसे में लर्निंग बहुत तेज हो जाता है बच्चे का, ठीक है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब जैसे बोलेगा ही बीट मी ऑन माई चीक्स, ही हिट मी माई चीक्स, नहीं समझ पाएगा तो इशारा में बात करेगा। तो इस तरीके वो जैसे आप विदेश चले गए, भारत में रह के विदेशी भाषा नहीं सीख पाइएगा, लेकिन जैसे दूसरे जगह साउथ में चले गए, ठीक है, या बंगाल चले गए, तो प्रेशर आपके ऊपर इन्वायरमेंटल रिजेक्शन का इतना ज्यादा होगा ना कि जो है ना 2 महीना फटाक से सीख लीजिएगा लैंग्वेज। और ऐसे 2 महीना में कहीं भी कोई लैंग्वेज आदमी अच्छा प्रोग्रामों से नहीं सीखता। तो क्या हो गया ऐसा, वही हो प्रेशर। तो उस कारण से ना आपकी थिंकिंग लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलप हो जाती है अंग्रेजी। तो वो डेवलप हो गया तो अब अंग्रेजी में ही डायरेक्ट सोचना, अंग्रेजी में डायरेक्ट लिखना, और अनुवाद वाला सिस्टम नहीं होता हम लोग के पास। तो हिंदी मीडियम में जब ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो मतलब ये कभी नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को कि उसके क्रूशियल टाइम पे आप उसको हिंदी मीडियम में डाल दो, ठीक है, 10th के बाद डाल दो। 10th के बाद भी जो लोग आए हिंदी मीडियम में, इनको मैथ वैथ हिंदी में पढ़ाया जाने लगा तो उनको दिक्कत हो गया। लेकिन चूंकि 10th के बाद कहीं भी हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, चाहे आप हिंदी मीडियम से ही आए हो, उनको भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो खाँटी हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं कि जिनको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं है और बिल्कुल उनको समझ में आता है, या तो इनका इंटर क्लास बर्बाद हो जाता है साइंस में लेने से, या तो कॉमर्स या आर्ट्स ले लेते हैं। तो ये दिक्कत वाली चीज है। पता नहीं बिहार सरकार को अंग्रेजी से क्या दुश्मनी है, क्यों अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे ग्रोथ होता है, बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं पढ़ने के लिए, चीजें मिलती है। हिंदी में देखिए किताब तक नहीं है साइकोलॉजी में, पढ़िएगा क्या आप? चलिए, तो मूड जो है वापस आते हैं EAE पर। तो मूड EAE पे जो है क्या हुआ, ई का मतलब क्या हो गया,
यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ई का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल निगेटिव। अब इससे क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि पहला प्रेमाइस यूनिवर्सल निगेटिव होगा, दूसरा प्रेमाइस क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, और तीसरा प्रेमाइस क्या होगा, तीसरा कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल, बस यही है, सीक्वेंस है, सीरीज है। P1, no birds are mammals, no birds are mammals। कोई पंछी स्तनधारी नहीं है। ठीक है, नो बर्ड्स आर मैमल्स, ऑल बैट्स आर मैमल्स। अच्छा, चमगादड़ के बारे में पता है आप लोग को, चमगादड़ पक्षी है या स्तनधारी है, कौन बताएगा, बायोलॉजी बर्ड, हाँ स्तनधारी। ठीक है। सभी चमगादड़ अब देखिए, ये चीज होता है ना कि बर्ड्स क्या होती है, अंडा देती है, और स्तनधारी जो है बच्चे देते हैं, हम लोग को यही बताया गया है, ठीक है, जो कि कितनी गलत बात है। ठीक है, एग्स जो होता है ना हर कोई ले करता है, चाहे बर्ड हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, हर कोई एग्स ले करता है। ठीक है, तो स्तनधारी भी जो होते हैं वो भी एग्स ले करते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि वो एग्स बॉडी के बाहर ले नहीं करते हैं, उनका एग्स क्या होता है, बॉडी के अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और फिर ऑर्गेनिज्म बन करके बाहर निकलता है। और बर्ड्स में क्या होता है कि उनका एग जो है वो बाहर निकल जाता है, और वो उसके बाद जो है एम्ब्रियो बनता है, मतलब अंदर फर्टिलाइज होता है एग, और उसके बाद फर्टिलाइज होकर के वो मैच्योरिटी से पहले, मतलब ऑर्गेनिज्म बनने से पहले जो है वो बाहर निकल के एक सर्टेन टाइम में एग के अंदर रह रह करके डेवलप होता है। हमारे केस में क्या होता है, स्तनधारियों के केस में, स्तनधारियों के केस में भी वही होता है, एग बनता है, एक क्या होता है कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो रहेगा, नहीं फर्टिलाइज होगा तो वो भी बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन उसके केस में क्या होता है, उसके केस में एग हमेशा बॉडी से बाहर होता है, चाहे फर्टिलाइज हो चाहे अनफर्टिलाइज हो, बर्ड्स के केस में। तो बेसिकली क्या है कि जो आप समझ रहे हैं कि आपको ये बेसिक बताया गया है कि स्तनधारी जो है अंडे नहीं देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अंडे दोनों देते हैं, दोनों के अंडे बॉडी से इजेक्ट होते हैं, बस अंतर ये है कि मैमल्स के केस में जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब वो इजेक्ट नहीं होता है, तब एग अंदर ही रह जाता है, और बर्ड्स के केस में फर्टिलाइज्ड हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड हो वो एग बाहर जाना ही जाना है। ठीक है, जैसे जो एग हो उनके जिसमें देखिए, तो फर्टिलाइज्ड बाहर आ गया, तो अगर आप जो अंडा खरीद के लाए वो फर्टिलाइज्ड एग है, आप उसको छोड़ दिया तो कुछ टाइम पे क्या हो जाएगा, वो तब जाएगा। अगर आप उसको सर्टेन गर्मी इन्वायरमेंट दिए, बल्ब जला करके उसके इंक्यूबेटर जैसा बना करके रखे, तो उसके अंदर से चिक डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर से डेवलप हो जाता है। और अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया तो फिर जो है वो कुछ नहीं होगा, वो सड़ के खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। अब नो बर्ड्स आर मैमल्स, कोई पंछी स्तनधारी नहीं है और सभी चमगादड़ स्तनधारी है। इससे क्या कंक्लूजन पे आप लोग पहुंच सकते हैं, आप लोग बताइए क्या कंक्लूजन होगा। स्तनधारी है। फिर से बोलिए। कंक्लूजन निकालना है इसका।
ये जो P1 P2 है इसका। देयरफॉर छूट गया है, वो लिखे देते हैं, हमने लिखते हैं अपने वाले में देयरफॉर की, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है तो देयरफॉर इसलिए। देखिए नो बर्ड्स आर मैमल, कोई मैमल स्तनधारी नहीं हो सकता, ठीक है, और सभी चमगादड़ स्तनधारी है। तो इसका मतलब क्या है कि चमगादड़ स्तनधारी, कोई भी चमगादड़ स्तनधारी नहीं होता है। सारे चमगादड़ क्या कोई भी चमगादड़ बर्ड्स नहीं होता है। क्लियर है? देयरफॉर नो बैट्स आर बर्ड्स। बर्ड्स होने का क्या शर्त है कि वो मैमल नहीं होना चाहिए। मैमल का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया गया? नाम से ही पता है, स्तनधारी। जिसके शरीर में स्तन होगा वो मैमल होगा। जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा, मिल्क अपना पिलाएगा, वो स्तनधारी हो गया। तो नो बर्ड्स आर मैमल्स हो गया, ठीक है। अब क्या रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स बर्ड्स होते हैं क्या? नहीं होते, रेप्टाइल्स भी एग ले करते हैं। नो बर्ड्स आर मैमल्स, कोई पंछी स्तनधारी नहीं है। ऑल बैट्स आर मैमल, सभी चमगादड़ स्तनधारी है। तो मतलब क्या हुआ कि नो बैट्स आर बर्ड्स, कोई भी बैट फिर तो बर्ड नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता है, क्योंकि बैट मैमल है और मैमल बर्ड हो नहीं सकता। देयरफॉर नो बैट्स और आर बर्ड। अतः कोई चमगादड़ चमगादड़ चिड़िया नहीं है। चमगादड़ हर एक बैच में किसी न किसी का नाम जो है ना रखा हुआ ही रहता है, यूजुअली देखते हैं। आप लोग के क्लास में भी कोई ऐसा था जिसको आप लोग चमगादड़ बुलाते थे? हाँ एक था। आप ही रखे थे नाम क्या? प्रियांशु, हम लोग दोनों में। अच्छा, हम भी अपने क्लास में बहुत बच्चों का नाम रखते थे। मतलब नामकरण संस्कार जो है ना, पता नहीं क्यों मेरे हवाले ही आता है, चाहे घर के बच्चों का हो चाहे क्लास के बच्चों का हो। और मेरा नाम सिर्फ एक आदमी रखा कोई, मतलब मेरे ऑफिस में, और वो डर के मारे हमको बताया ही नहीं कभी। तो ये मूड समझ गए, ठीक है। ये मूड क्या हो गया? ई ए ई। अब इसको देखिए, ई और ए, नो बर्ड्स, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल निगेटिव। ऑल बैट्स आर मैमल्स, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। लेकिन आंसर क्या आता है, कंक्लूजन क्या आता है? नो बैट्स आर बर्ड्स। तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव आ गया। तो पहला स्टेटमेंट ये ई स्टेटमेंट है, दूसरा ए स्टेटमेंट और तीसरा ई स्टेटमेंट है। तो ये मूड हो गया ई ए ई। समझ गया मूड क्या चीज है? अब कोई दिक्कत किसी को? ये तीन में जितना कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ए ई आई ओ चार है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते जाते हैं यहीं से, ठीक है। सम फिश आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब समझते हैं? जो नहीं समझते हैं वो बोलिए कि नहीं समझते हैं, जो समझते हैं वो तो समझते ही हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कशेरुकी। कशेरुक कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। कुछ मछलियां ऐसे, हम तो जितना मछली अपनी जानकारी में खाए हैं बचपन में या देखे भी हैं, तो सब तो हमको वर्टिब्रेट ही मिली है। लेकिन यहाँ सम बोल रहा है, इसका मतलब कुछ फिशेज इनवर्टिब्रेट भी होंगी, मतलब अकशेरुकी। जैसे पिल्लू है, ठीक है। पिल्लू को कभी जो है आप ऐसे डबल क्लिक किए होंगे उंगली से, तो पता चला होगा कि कोई रीढ़ का हड्डी नहीं है, केवल लुगदी है इसमें, ठीक है। और बर्ड्स का फेवरेट फूड है। लेकिन जब मछली है तो मछली को देखते हैं, क्या होता है उसमें? बीच में वर्टिब्रा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। हम इंसानों में भी रीढ़ की हड्डी होती है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, घोड़ा, सुअर, जिस भी प्रकार के आप पशु देख रहे हैं, ज्यादातर में क्या वर्टिब्री है।
लेकिन बरसात के टाइम पे आपको कई ऐसे कीड़े निकलेंगे जिनमें वर्टिब्री नहीं है, जैसे स्पाइडर है। स्पाइडर में वर्टिब्री का कंसेप्ट ही नहीं है, उसका शरीर 2-3 टुकड़ों में बटा हुआ है। खोटा है, खोटा में भी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, चींटी में, खोटा में। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम है वर्टिब्रा, ठीक है, तो उनको वर्टिब्रेट्स कहेंगे। और जिनमें नहीं होगा उनको इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे, जैसे अर्थवर्म है, केचुआ है, ठीक है, मक्खी है। तो बहुत सारे जीव है जो इनवर्टिब्रेट है। बताइए सांप में रीढ़ का हड्डी होता है क्या? केचुआ में तो नहीं होता है, सांप में होता है? नहीं सर। नहीं होता है, ठीक है। और सर कोई सब आंसर किसी को लगता है कि सांप में भी होता है? होता है सर। हाँ, सांप में रीढ़ का हड्डी होता है, कहाँ होता है सर? इसीलिए शरीर के अंदर होता है उसके। पैर तो कहाँ उसमें होता है, सिर्फ उसकी तो मतलब ठीक है, सांप के अंदर जो होता है ना रीढ़ का हड्डी होता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं सांप के रीढ़ का हड्डी। उसका जो शरीर होता है उसके भीतर रीढ़ का हड्डी होता है। और रीढ़ सांप इसीलिए जो है ना कि सांप आपसे ज्यादा डरता है जितना कि आप सांप से डरते हैं, ठीक है। सांप को इंसान से ज्यादा खतरा है, इंसान को सांप से बहुत कम खतरा है। इंसान को सांप से इतना ही खतरा है कि अगर सांप डस ले तो। और एक पॉसिबिलिटी से बचना इंसान के लिए बहुत आसान है कि सांप आपको डसे नहीं। दिक्कत क्या होती है कि हिम्मत हार जाते हैं और लगता है कि अगर डस लिया तो ये चीज चले जाएंगे और हम आक्रमण करने के लिए पहले तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जीव जगत का इवोल्यूशन हमें क्या सिखाता है? आक्रमण। जहाँ पे भी आपको एक भी खतरा दिखे और अगला डरा हुआ दिखे, ठीक है, जो ज्यादा डरा हुआ है वो आक्रमण पहले करता है। जिसके ऊपर ज्यादा खतरा होगा वो आक्रमण पहले करेगा, ठीक है, कई बार। नहीं तो ज्यादा खतरा होगा तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ भी होगा ये तुमको छोड़ेगा नहीं, तो अंतिम उपाय है जान बचाने के लिए। तो सांप को इंसान से ज्यादा डर है और सांप बहुत इंटेलिजेंट जीव होता है। वो आपके इमोशंस को बहुत तेजी से पहचान पाता है। और जैसे ही आप डरोगे तो सांप को लगता है ये डर गया, अब ये हमको न्यूट्रलाइज करेगा, खतरा करेगा, तो सांप पहले आप पे अटैक कर देगा। तो सांप को डिस्पेल करने के दो तरीके, एक कि डरो मत, स्थिर रहो। सांप फियर को सेंस नहीं कर पाएगा तो सांप अटैकिंग मोड में नहीं आएगा। अटैकिंग मोड में नहीं आएगा तो आप उसको कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। या तो फिर अटैक भी करना है, अगर वो डरा हुआ नहीं है, वो भी सिक्योर है, तब आप अटैक करोगे तो इससे पहले कि आप पे अटैक करे आप उसका काम तमाम कर चुके होगे। देखिए सांप का रीढ़ का हड्डी आपको देखना है ना। सांप का एक्सरे करते हैं, देखिए, दिखा अंदर में। जी सर। तो स्नेक का जो रीढ़ का हड्डी होता है तो क्या करते हैं देखते होंगे लोग, जैसे गांव देहात में ऐसे अब गए खेत में, ठीक है, अब खेत में कोई ऑप्शन नहीं, कहाँ भागेंगे, सांप खदेड़ के काटेगा। तो धर लेता है जोर से और उसके बाद हवा में जो है ना उसको सलमान खान जैसे गमछी घुमा घुमा के नाचता, एकदम गोल 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 वैसे घुमा रहा है। तो वैसे सर्कुलर मोशन में घुमाने से क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो रीढ़ की हड्डियों का कनेक्शन टूट जाता है तो नर्व्स ब्रेक हो जाता है, नर्व्स ब्रेक हो जाते हैं तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब वो बॉडी को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपको पैरालिसिस हो गया तो आप क्या किसी को चाकू मारिएगा? तो वही चीज सांप के साथ घटित हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज है कि उसको ट्विस्ट करके जो है उसको वैसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे कारनामे करने के लिए हम किसी को नहीं कहें कि ऐसा मत करो, बढ़िया है कि अपना सेफ साइड पकड़ लो, ठीक है। ऐसे कारनामे तब करो जब जीवन और मौत के बीच में बहुत कम फासला हो गया हो, ठीक है, तब वो चीज करो। और सांप अगर काट लिया हो तो आप लोग सुने थे ना भागलपुर में एक व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में मायागंज में, न्यूज वाला सब उसको खबर बना दिया था। उसको कोई सांप काट लिया तो सांप को पकड़ के हॉस्पिटल में लेते आया, साथ में खुद भी चल के आया और सांप को भी लेकर के आया। तो कटर जो सांप काटा है उसी के वेनम से एंटीडोट उसका चाहिए। तो वैसे होता था, तो बेचारा आदमी क्या किया, पकड़ के ले आया। अब हमको भी अगर सांप काट लेता, जब देख लिया कि काट लिया, कब काट ही लिया, तो हम भी उसको धर ही लेते। कम जब सांप तो पहचानते नहीं है कौन सा सांप है कि आखिर कौन सा स्नेक है, धर लेते। तो वही चीज वो बेचारा किया। अब न्यूज वाला सब जो है ना उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये कितना डेंजरस आदमी है, कितना खतरनाक आदमी है। अब वो बेचारा क्या करेगा, मरता क्या ना करता, लेके गया कि यही सांप है, इसी का जहर है,
दिखाने के लिए, तो लोग सब उसको पगला बता दिया कि भाई सांप लेके क्यों आ गया यहाँ। तो वर्टिब्रेट्स, कुछ मछलियां क्या है, कशेरुकी है। मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और व्यंजन का अर्थ हम समझते थे कुकिंग वाला व्यंजन। बड़ा परेशानी हुआ, और उस टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था हम लोग के पास। मैथ मेरा उसकी भेंट चढ़ गया, 10वीं के बाद हम सही किए थे, लेकिन बायो वगैरह में समझ में आता था। तो कशेरुक पता है कि वर्टिब्रेट्स है। P2 में देखते हैं क्या है। P2 में है ऑल डॉल्फिन्स आर फिश। अब आप लोग बताइए कौन सा किस टाइप का है। सभी डॉल्फिन्स मछलियां हैं। डॉल्फिन्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और कहा जाता है कि शायद मनुष्य से इंटेलिजेंट अभी तक में एक ही स्पीसीज को पाया गया है, डॉल्फिन्स को। और डॉल्फिन का क्या है ना, कि बहुत जगह पे ये देखा गया है कि डॉल्फिन एग्रेसिव मतलब अटैक नहीं करता ह्यूमंस पे, एक चीज। लेकिन लड़कियों को डॉल्फिन से दूर रहना चाहिए, ये चीज भी है। रोमांटिक नेचर का भी होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि डॉल्फिन जो है, मतलब किया हुआ काम को कभी भूलता नहीं है। अगर आप उसके साथ कुछ भला करोगे तो पूरा जीवन आपको याद रखेगा, और आपको मतलब क्या बोलते हैं, वो उसका बदला देने की कोशिश करेगा। और एक बार नहीं करेगा, कई बार करेगा। अगर किसी रिवर के आसपास है और उस रिवर में डॉल्फिन है, और आप उस रिवर में जाते हैं नहाने के लिए या बोट करने के लिए या मछली फंसाने या कुछ भी ऐसे करने के लिए, तो आपको डॉल्फिन से अपना रिलेशन बढ़िया रखना हो। अगर कभी आप पानी में डूबने वाले रहेंगे, ऐसा बहुत सारे केसेस जो है ना सुने गए हैं, पाए गए हैं। मतलब गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में भी, कि जो आदमी डेली जाता था, जो डूबने लगा है, तो डॉल्फिन सब आ करके उसको जो है ना, मतलब हुल हुल करके जो है ना किनारे तक ले गया है, या ऊपर तक उसको उपला उपला करके बचाया है। मतलब उसका जान जब तक संभव हो पाया तब तक बचाते रहे, 4-4 5-5 घंटा तक, सोचिए। तो डॉल्फिन जो होते हैं ना, कि वो बहुत ज्यादा मतलब डॉग से भी ज्यादा लॉयल और सेंसिटिव होते हैं। ये ऐसा कल्चर में भी पाया गया है। और जब रिसर्च हम लोग क्लास में आपको पढ़ाए थे, ब्रेन वाला जब ऐसे दिखा रहे थे, तो कि ह्यूमन से ज्यादा इवॉल्व जो है, ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन जो है डॉल्फिन का। ह्यूमन के इमोशनल जो हिस्से हैं वो क्या हो गए, सिकुड़ गए हैं समय के साथ साथ, क्योंकि ह्यूमन जो है धीरे धीरे रेप्टाइल्स की तरफ जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है, लोभी होता जा रहा है। तो आप देखिएगा आपका ब्रेन का जो हिस्सा है अमिगडाला और इमोशन का, वो एवोल्यूशन के साथ छोटा होते जा रहा है। लॉजिक, स्वार्थ, तो इंसान क्या हो रहा है कि करुणा, दया, कॉम्पैशन, इन चीजों को खोते जा रहे हैं। उन चीजों को महसूस नहीं कर पाते हैं। वो हर चीजों को अपने फीलिंग के रिलेट में, अगर हमको अच्छा लगा तब हम अच्छा होंगे, नहीं तो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और एक ये क्या है, रेप्टाइल्स का थिंकिंग है, जिनका अमिगडाला बहुत छोटा होता है ना। वो देने वाला भाव कि हाँ ठीक है, हमको थोड़ा देर के लिए बुरा भी लग रहा है तो भी हम अगले के लिए अच्छा करेंगे, तो वो कंफ्लिक्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि रिप्टिलियन दुनिया में जाते जा रहे हैं, जहाँ मतलब जैसे रेप्टाइल्स होता है अपने बच्चे को खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगा है, उसका फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली हम लोग भी तो वही बढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं ऐसे वैसे, क्योंकि बच्चा हमको एंजॉय ना करे, मेरा पीसफुल रहना ज्यादा जरूरी है बच्चे के फ्यूचर की अपेक्षा। तो और डॉल्फिन्स का जो है, डॉल्फिन्स का उल्टा हो रहा है। डॉल्फिन्स का अमिगडाला वाला पार्ट भी जो है ना, समय के साथ साथ वो भी ये चीज हो रहा है। मतलब इमोशन वाला वो चीज भी, और इंटेलिजेंस वाला पार्ट भी ग्रो कर रहा है। तो कोई भी ह्यूमन ब्रेन या माइंड अपने परफेक्शन पे तब पहुंच सकता है जब उसका इमोशन और लॉजिक, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, और दोनों मिल करके एकदम कमल की तरह लोटस हो गए। हार्ट और माइंड दोनों से बहुत अच्छा आदमी हो, माइंड से बहुत शार्प और तेज तर्रार हो, कि डिफेंस भी कर सके, अटैक भी कर सके, स्ट्रेटेजाइज भी कर सके, कॉम्प्लेक्सिटी से वो चीज कर सके। और हार्ट से जो एकदम साधु के जैसा हो, जो कि मतलब एक बढ़िया लाइफस्टाइल, एक बढ़िया पॉजिटिव सोसाइटी भी बना सके, अपने आसपास पॉजिटिविटी मेंटेन रख सके। ये डॉल्फिन बेचारे, ये डॉल्फिन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है, और दुनिया में डॉल्फिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, सब जीवों में से, सारी मछलियों में से सबसे ज्यादा। तो हम लोग P1 देखे, P2 देखे, वापस हम फिश आर वर्टिब्रेट्स, और फिश क्या निकालिए कंक्लूजन, जल्दी बताइए।
सम डॉल्फिन्स आर वर्टिब्रेट्स, बस। क्योंकि क्या है, सारे डॉल्फिन मछलियां हैं, तो इसका मतलब है कुछ डॉल्फिन्स होंगे वर्टिब्रेट्स होंगे। ये लॉजिकल कंक्लूजन निकला, ये लॉजिक के हिसाब से निकला, ठीक है। हम लोग को क्या फॉलो करना है, लॉजिक फॉलो करना है। अब इस पे मत चले जाइए कि सर हर एक डॉल्फिन को तो रिडकार्डी होता है, उनके पास भी तो पीएनएस और सीएनएस है हम लोगों की तरह। तो लेकिन यहाँ पे लॉजिक को फॉलो करना है। तो ये क्या हो गया, आई स्टेटमेंट हो गया। आई मतलब पार्टिकुलर पॉजिटिव, पीपी। ए मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूपी, या यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूए जिसको कहते हैं। ऑल डॉल्फिन आर फिश। और तीसरा क्या हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव, पीपी। ये इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव को आई कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इसको आई है, आई मूड कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 मूड हो गया। और इसके बाद चौथा मूड का भी एक एग्जांपल देख लीजिए। सबको अब तो आसानी से समझ में आ रहा होगा मूड क्या चीज है। हाँ। केवल कॉम्बिनेशन है, जितने तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, टास्क में लिखिए पे ऊपर में, नीचे में, साइड में, कि आज के बाद से कोई भी रीजनिंग का सवाल देखना है तो ब्रैकेट में उसका मूड लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेन होते होते आपका माइंड जो है ट्रेन हो जाएगा मूड पहचानने के लिए कि इसका कौन सा मूड है, किस चीज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिगर पे जाएंगे, ठीक है। फिगर पे जाएंगे और फिगर में जो है ना मूड की बात करेंगे, जिसमें कि 4 फिगर बताए गए हैं। और फिगर क्या होता है, 4 फिगर है। और उसका जो है, अब कौन ऐसा आदमी था जो ऐसा ऐसा नाम दिया है लॉजिक को, फिगर तो मूड, पता नहीं कितना ही ज्यादा रोमांटिक था, हमको समझ में आता है कि लॉजिक में भी जो है ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा है। कुछ भी है, क्यों नहीं सरल और ये चीज का यूज, प्रेमाइस कितना बढ़िया टर्म है, कंक्लूजन कितना बढ़िया टर्म है। ये बाद का करतूत था भाई, अरस्तु प्लेटो का तो किया हुआ काम नहीं है कि मूड मान लेके हो सकता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन देता है, एक सर्टेन कॉम्बिनेशन, जैसे मूड कॉम्बिनेशन होता है थॉट्स का, ये मान सकते हैं। फिगर वर्ड दे रहा है, उसके ऊपर से भी जो है उसको लड़कियों का नाम दे रहा है, फिगर बारबरा, फिगर सेलारेंट, फिगर डेराई, फिगर फेरियो। एक एक लड़की का नाम तो जो है फेरियो स्पेनिश है, डराई एक का अरेबिक है, सेलारेंट सेलारेंट एक का इटालियन है, और बारबरा एक का अमेरिकन है। तो इस तरीके का देख करके जो है ना हमको लग रहा है कि ये आदमी बड़ा विचित्र रंगीन किस्म का होगा, जिसने भी ये फिगर और इसकी बात की होगी, और फिगर को लड़कियों का नाम दिया होगा, और वो भी अलग अलग नेशनैलिटी में। भाई साहब, वही कहते हैं ना, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, पत्ते में छुपा ब्रह्मांड देख। वेव, वेव क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। वो क्या होता है, पार्टिकुलर निगेटिव होता है ना, पार्टिकुलर निगेटिव। ए क्या होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। अगेन ओ क्या है, पार्टिकुलर निगेटिव। देखिए P1, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। 5 ही को बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। देखिए क्या दिख रहा है, नॉट कैट्स, नॉट मतलब क्या हो गया, निगेटिव। सम मतलब क्या हो गया, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर निगेटिव हो गया। सम एनिमल्स आर डॉग, सम हो गया तो पार्टिकुलर हो गया। आर डॉग का मतलब क्या हो जाता है, आर डॉग का मतलब हो जाता है पार्टिकुलर पॉजिटिव, आर डॉग। C1 कंक्लूजन में क्या हो गया सब, कंक्लूजन में ये हो गया, सम एनिमल्स आर नॉट कैट। आर नॉट कैट्स, आर नॉट क्या हो गया, पर्टिकुलर पे निगेटिव हो गया, सम क्या हो गया, पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर निगेटिव, ओ ए ओ पे सेट हो गया। तो ये हो गया मूड, ओ ए ओ।
तो ये जो है बहुत फनी है। ठीक है। यही और क्या, आई 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 ओ ए ओ। तो इस तरीके से करके आप इसके साथ मस्ती भी कीजिए, सीखिए भी, और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा भी दीजिए। ये है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। एक बार समझ लेते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है, ठीक है, सम, ऑल का बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद सम एनिमल्स आर डॉग, कुछ एनिमल्स जो है डॉग्स है। तो इससे क्या पता चलेगा कि सम डॉग्स आर नॉट कैट्स और सम एनिमल्स आर डॉग्स। तो इससे ये पता चलेगा कि सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। कैसे सर ये चीज की समझ में नहीं आया, डॉग और कैट में जो कंफ्यूज हो गए। देखिए, सम डॉग्स नॉट इज इक्वल टू कैट्स, ठीक है, एंड सम एनिमल इज इक्वल टू डॉग्स, ठीक है। डॉग्स डॉग्स, सम सम, ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। सम डॉग्स, तो दोनों तो सेम ही है, तो दोनों को चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ये वाला है और ये वाला है, दोनों को अगर चेंज कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? ये वाले और ये वाले में। सम एनिमल्स रिलेशन क्या है? आर नॉट का। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आर नॉट। सम एनिमल्स आर नॉट कैट। अभी नहीं समझ में आया तो चिंता नहीं करना है, वेन डायग्राम बना के बताएंगे। सम एनिमल्स आर डॉग्स, ठीक है, ये हो गया एनिमल्स, ठीक है, ये हो गया डॉग्स। तो सम एनिमल्स आर डॉग समझ में आ गया, कुछ एनिमल है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। कुछ डॉग है जो कि कैट नहीं है। अब कैट क्या है? कैट भी तो एनिमल में आता है ना, एनिमल्स में अगर आते हैं सम एनिमल्स आर डॉग, ठीक है। तो सम एनिमल्स आर डॉग अगर आ रहा है तो जिसमें कुछ एनिमल्स है जो कि डॉग नहीं है, ये भी पता चल रहा है। कुछ तो एनिमल ऐसे हैं जो कि डॉग हैं, ठीक है, सम एनिमल्स आर डॉग। और एनिमल की श्रेणी में क्या हो जाएगा? डॉग्स भी आ जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? सम एनिमल्स आर डॉग्स, कुछ डॉग्स जो है एनिमल है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो क्या कहिए कि सारे डॉग, जैसे एनिमल एक बड़ा कैटेगरी हो गया, इसके अंदर डॉग एक छोटा कैटेगरी हो गया। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है सम एनिमल्स आर डॉग। इसको इस तरीके से देखो, या तो इस तरीके से देख सकते थे या तो इस तरीके से। अगर इस तरीके से हम देखते कि सम एनिमल्स आर डॉग, बड़ा आसानी से देख रहा है। लेकिन तीसरे में फंस गया ना, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। कैसे बनाइएगा? अगर ऐसे बनाए, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, ठीक है, सम एनिमल्स आर नॉट कैट, यहाँ कैट बनाइएगा, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। कैट एनिमल में आया? नहीं, डॉग में आया, ये भी गलत। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है बनाने का? सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, ये बना दिए। तो इसमें भी ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट ट्रू होगा, इसमें सम एनिमल्स आर नॉट कैट, ये भी ट्रू हो जाएगा। कैसे डायग्राम नहीं बनाना है और कैसे गलत तरीके से बनाइएगा तो फंसिएगा, इसीलिए सही तरीके से बनाना है। यहाँ पे अगर बना दिए, ठीक है, कैट, इसमें से कुछ एनिमल्स जो है कैट नहीं, ये भी हो गया। कितना सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना है ना। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जो है ना, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स जब ऐसे रहेगा तो सम वाला जब भी आएगा तो ये नहीं कि दो बना दीजिएगा और दो को बना करके ऐसे करके देख लीजिएगा, तो कई बार उलझ जाएंगे। तो हम लोग को देखनी होती है हायरार्की, कौन किसका पार्ट है। जैसे देखिए, एनिमल है और कैट है, तो एनिमल क्या है? बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर छोटे छोटे कैटेगरी है, डॉग्स एंड कैट्स। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये बना दिए, इसका ये बॉक्स का अर्थ हो गया एनिमल,
सारे एनिमल्स इसमें होंगे। अब डॉग और कैट है, सम एनिमल्स आर डॉग्स, ये सारे एनिमल्स हैं, उसमें कुछ एनिमल्स होंगे डॉग्स। क्लियर? तो जहां पे भी सम देखे ना, कहने का मतलब वही था, जहां पे भी सम देखे तो तुरंत ई मत बना दीजिएगा। ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है, कहीं सुपर कैटेगरी तो नहीं है उसके ऊपर। तो यहाँ पे केस क्या है, सुपर कैटेगरी, इससे बड़ी एक कैटेगरी है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, क्या कंक्लूजन सही है? हाँ, बहुत कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कैट्स नहीं है। ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट, ये सही होता है? नहीं, क्योंकि ऑल एनिमल कैट वाली बात नहीं है। सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कैट नहीं है। कौन से? जिनको हम शेडिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डॉग्स, ये सब कैट नहीं है। सर अब न बताइए, समझ में नहीं आ रहा, पूरा मिक्स हो गया। ये हो गया, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। अगर मिक्स हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो बस इतना याद रखिए कि मूड कैसे पहचानिएगा, ये पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, इतना देख करके समझ करके मूड पहचान लीजिए। क्या भैया, पूरा घरे तोड़ दीजिएगा आज ना, मकान मालिक विदेश में है तो 2-4 बार तोड़िए और फिर बनाइए। ठीक है, तो यहाँ तक ये 4 मूड है, आज बताए। 5वां छोड़ देते हैं, मूड EIO है। इसका जो है ना, आप लोग खुद देख करके लाइएगा। 5th नंबर, मूड EIO पे बनाना है क्वेश्चन। EIO दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, फिर ई हमको नहीं सुनना है कि सर नए बना। कि नए बनने का एक ही अर्थ है कि इनफ दिमाग आपने लगाए हैं, एक ही दिए हैं बस बनाने के लिए, मूड EIO। ठीक है, इस पे बना करके लाइएगा रीजनिंग का, तो ये कैसे हो सकता है आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन बनाने और उसका विश्लेषण करने सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बात नहीं है हम लोग के लॉजिकल रीजनिंग, वो अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक आध तो अगर आया सॉल्व करने, एक आया तो बहुत आया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन पे होगा। क्वेश्चन की लॉजिकल वैलिडिटी कितना है, क्वेश्चन में कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, कौन सा मूड है, कौन सा मूड एक दूसरे के विरोधी है ना। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में कौन, किसका संबंध किससे है, किस तरह का है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में हम लोग देखे थे ना, कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सबअल्टर्न है, सुपर अल्टर्न है, तो ये सब चीजें पूछी जाएगी। तो इसीलिए क्वेश्चन बना के आइएगा। तो ये रहा होमवर्क आप लोगों का। ठीक है, मूड EIO पर एक एग्जाम्पल बना के लाना, लिख लीजिए, फिर आज समापन करते हैं क्लास के हम तो। लॉजिकल रीजनिंग का PDF दे दीजिए ना, नहीं दिए थे। अभी दे देते हैं, सेंड 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 सेंड। सैमसंग का फोन है क्या आपका?